बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 55 मुलाहिज़ा फरमाएं, वो समझ जाएगा और बाकी जो कुछ होगा सबके सामने होगा। वो मुखबर और दूसरा ख़रीदार एक दूसरे को यकीनन पहचान लेंगे और बाद में ये भी साबित हो जाएगा कि वो मुनशियात फ़रोश हैं। एक गवाह तुम भी बन सकते हो। फिर चिरागदीन अंदर और मुनशियात स्मगलिंग करने के इल्ज़ाम में सारी जायदाद की ज़ब्ती, यही हम चाहते हैं और यही उस शख्स की सज़ा भी होनी चाहिए। मोहसिन के इख्तलाफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस्ताद टेडी कुछ शशो पंच का शिकार था, लेकिन वो अदनान से यारी के बहुत बड़े दावे कर चुका था और शैला को ज़बान दे चुका था। रात 11 बजे वो हमारे साथ उस रेस्टोरेंट से निकला। हमने टैक्सी वाले से ये मामला तय किया कि रात को हमें शहर में मुख्तलिफ जगह जाना है, उसे इंतज़ार भी करना पड़ेगा, इसलिए वो मीटर की बात ना करे, रात भर की उजरत तय कर ले। अंधा क्या चाहे दो आंखें। टैक्सी वाले ने मुंह फाड़ के रकम मांगी और हमने 200 रुपये एडवांस अदा कर दिए। टैक्सी पहले एक जनरल स्टोर के करीब रुकी। वहां से मैंने चाय के और दूध के डब्बे खरीदे और दुकानदार ने मुझे ये सामान 3 गत्ते के डब्बों में पैक करके दिया। एक डब्बा टूथपेस्ट की ट्यूबों का, दूसरा साबुन का और तीसरा जले हुए जख्मों पर लगाए जाने वाले मरहम का। ये ज्यादा जगह घेरने वाला सामान था, चुनांचे मेरे 200 रुपये भी खर्च नहीं हुए। आगे एक और दुकान पर टैक्सी रोक के मैंने टूथपेस्ट की 12 ट्यूबें खरीदी जिनका नाम गत्ते के डब्बे पर लिखा हुआ था। इसी तरह 2 दर्जन साबुन और जख्म पर लगाने वाले मरहम की ट्यूबें ली। इतनी रात गए इस दुकान पर ऐसा सामान पहले किसने खरीदा होगा। दुकानदार कुछ हैरान तो था, मगर आखिरी वक्त में होने वाली बिक्री से खुश भी था। पहले वाले 3 डब्बों के सामान को हमने टैक्सी में फर्श पर इस तरह खाली किया कि टैक्सी ड्राइवर को भी पता ना चला। वो 200 रुपये कमा के बहुत खुश था और 200 का सामान हमने गाड़ी में डाल दिया था। उसके लिए परेशानी पैदा होने का कोई इम्कान नहीं था। उस्ताद टैडी हमें बहुत सी अंधेरी गलियों में ले गया। उसको कई जगह मायूस भी लौटना पड़ा। हमारी मुलाकात पुरस्रार किस्म के लोगों से हुई और ऐन उस वक्त जब हम उस्ताद टैडी की तरफ से मायूसी का शिकार होने लगे थे। हमारी जीदोजहद बारआवर हुई। हम टैक्सी में आधे घंटे से उसकी वापसी के मुंतज़िर थे कि वो अचानक बहुत जोश के आलम में नमूदार हुआ और 3 खाली डब्बे ले गया जिसमें हमने पूरी रकम रख दी थी। हमने ड्राइवर से कहा कि अभी आधा घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। उसे हम सूरत से शरीफ आदमी लगते थे। वो गाड़ी की चाबियां ले गया और उसी रेस्टोरेंट में चाय पीने बैठ गया जिसके सामने टैक्सी खड़ी हुई थी। टैडी सिर्फ 10 मिनट बाद आ गया। वो माल ले आया था। टैक्सी ड्राइवर के आने से पहले हमने गत्ते के 3 डब्बों के ऊपर टूथपेस्ट और साबुन वगैरह रख दिया। 500 का पैकेट बना बनाया मिल गया जो खुर्दा फरोशों के लिए तैयार किया जाता था। हम टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे और उस्ताद टैडी से वहीं इंतजार करने के लिए कहा। फिर मैं और मोहसिन गत्ते के डब्बे बगल में दबाकर चिरागदीन की कोठी की तरफ रवाना हो गए। दरवाजे पर मोहब्बत खान होगा, मैंने मोहसिन से कहा, लेकिन इस वक्त सो रहा होगा। अंदर पहुंचकर इन चीज़ों को छुपाने का मरहला ज़्यादा सख्त है। अगर सब दरवाजे और खिड़कियां बंद हुई तो क्या होगा। अंदर का नक्शा तो मुझे मालूम है, मोहसिन ने कहा, और खिड़की भी खोली जा सकती है। शायद कुछ शीशा टूटा हुआ मिल जाए। लेकिन ज़्यादा उलझन की बात यह है कि तूने छोटे पैकेट के बारे में क्या सोचा है। चिरागदीन इसे क्यों रखेगा और सुबह किसी से 500 रुपये लेकर इसे क्यों देगा। इसका हल भी मैंने सोच लिया है मोहसिन, मैंने कहा। खुदा ने चाहा तो चिरागदीन के साथ कल तक मेरा और तेरा सब हिसाब बेबाक हो जाएगा। फिर मैं देखता हूँ शिरवानी साहब इसे बेटी का रिश्ता कैसे देते हैं। वो तो भूल भी चुका कि उसने वजीर खान के एतमाद को धोखा दिया था और कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। चुनाचे वो खुद को बिल्कुल महफूज समझेगा। बड़े सुकून और इत्मीनान से बैठा है कि अब तू हराम की कमाई का एक एक पैसा ना उगलवा लिया तो सिकंदर नाम नहीं। अरे बाबा, ये सब कुछ हो जाएगा, मगर मुझे भी तो कुछ पता हो कि होगा कैसे। देख, अभी तो हम ये माल इस घर में छुपाते हैं, मैंने कहा। अगर किसी ने हमें देख लिया तो सारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि हमने उसके खिलाफ साजिश की थी। मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। अगर मोहब्बत खान या चिरागदीन में से कोई जाग उठा तो इससे पहले कि वो हंगामा करे या हमें पहचाने, मैं उसको नॉकआउट कर दूंगा। माल को छुपाने का काम तेरा, उन दोनों पर नजर रखना। अंदर जाने से पहले मेन स्विच ऑफ कर देंगे। खुदा न खासा कोई गड़बड़ हो तो वो लाइट ना चला सके। 1 आध घंटे में उनको होश आ जाएगा तो जाहिर है वो पहले घर का जायजा लेंगे। अगर कोई चीज़ गायब ना मिली तो पुलिस को रिपोर्ट करने का सवाल ही नहीं है। चिरागदीन अपने चौकीदार पर थोड़ा सा बिगड़ेगा और बात खत्म। नोटों पर दस्तखत कौन करके देगा, मोहसिन बोला। और दस्तखत करवाने कौन जाएगा। दस्तखत कौन करेगा, ये तो इंसदादे मुनशियात वाले बता सकते हैं, मैंने कहा। दस्तखत के लिए जो मुझे जाना पड़ेगा और मैं अपना हुलिया थोड़ा सा बदल के जाऊंगा। जब छापे का पूरा इंतजाम हो जाएगा तो मैं उनके साथ चिरागदीन के घर तक जाऊंगा। मेरे साथ उस्ताद टैडी होगा और छापा मारने वाले थोड़े से वक्फे बाद आएंगे। मैं वो नोट टैडी को देकर खुद निकल जाऊंगा। टैडी भी खुद तो नहीं जाएगा, वो उस खरीदार को आगे करेगा। जब छापा मारने वाले पहुंचेंगे तो हम दोनों में से कोई भी नहीं मिलेगा। फिर वहां क्या होता है हमारी जाने भला।
वहां जितने होंगे सब दर लिए जाएंगे और माल जरूर बरामद होगा। दरवाजे पर रुककर मैंने अंदर झांका। मोहब्बत खान बरामदे में चारपाई पर सोया पड़ा था। मैं और मोहसिन बारी बारी अंदर दाखिल हो गए और गाड़ी की आड़ में सीधे निकल गए। अंदर के सब कमरों में अंधेरा था और बाहर भी कोई लाइट नहीं चल रही थी, लेकिन हर तरफ से मुनक्स होकर पहुंचने वाली मामूली सी रोशनी में कोठी का हर हिस्सा साफ नजर आता था। तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, मगर गौर से देखने पर हमें पीछे की तरफ एक खिड़की के पट का सबसे ऊपर वाला शीशा गायब नजर आया। मोहसिन के अंदाजे के मुताबिक ये बावर्ची खाने की खिड़की थी। चुनाचे बावर्ची खाने का दरवाजा बाहर से बंद ना हुआ तो घर में दाखिल होना आसान हो जाएगा। मैंने मंडीर पर कदम जमाए और ऊपर चढ़ के शीशे में हाथ डाला। चुटकी आसानी से खुल गई और खिड़की के दोनों पट आवाज किए बगैर वाह हो गए। हम दोनों बारी बारी अंदर उतर गए। अगर हम कोई पेन टार्च ले आते तो काम आसान हो जाता। मोहसिन ने कहा, तू लाइटर जला ले और अपना हाथ सामने रख। मैंने सरगोशी में कहा, रोशनी का दायरा महदूद हो जाएगा। बावर्ची खाने का दरवाजा बाहर से बंद नहीं था। हमें एक मुख्तसर से कॉरिडोर में तलू है। बावर्ची खाने के बिल्कुल सामने स्टोर रूम था। 3 डब्बे छुपाने के लिए जगह की कमी ना थी। चिराग दीन को हफ्तों क्या महीनों मालूम ना होता कि इतने बड़े घर के साजो सामान में रातों रात गए 3 डब्बों का इजाफा हो गया है। लेकिन इस माल का ऐसी जगह से दस्तयाब होना जरूरी था कि तलाश करने पर आसानी से ना मिले और पुलिस ये यकीन करने पर मजबूर हो कि खुद चिराग दीन ने माल को बड़ी चालाकी से छुपा रखा था। स्टोर रूम का दरवाजा बंद करके मोहसिन ने लाइटर जलाया और हमने सारे फालतू सामान का जायजा लिया जो बेमसरफ होने की वजह से यहाँ डाल दिया गया था। मैं ये ख्याल जाहिर किया कि इस काट कबाड़ में कोई डब्बा छुपाने से मतलूबा मकासद हासिल नहीं होंगे। पुलिस 2 मिनट में डब्बे को तलाश कर लेगी और चिराग दीन भी अपने दिफा में ये जरूर कह सकेगा कि किसी ने फंसाने की कोशिश की है। डब्बों को ऐसी जगह छुपाना जरूरी था जहां चिराग दीन के सिवा किसी और की रसाई ना हो। ऐसी एक जगह वो बेडरूम हो सकती थी जो अब मुकफ्फल रहता था। जब तक मरियम जिंदा थी चिराग दीन भी इसी बेडरूम में सोता था। उसकी मौत के बाद चिराग दीन ने मरियम के जाती इस्तेमाल की चीजें मुकफ्फल कर दी थी। एक ट्रंक में रेशमी लिहाफ, गद्दे और तकिए वगैरह थे। मरियम के तमाम कपड़े और जूते वार्डरूम में भरे हुए थे और ये बात हमें पहले से मालूम थी। अपनी कारोबारी मसरूफियत के बायस चिराग दीन की जिंदगी इस घर में सिर्फ अपने बेडरूम और बाथरूम तक महदूद होकर रह गई थी। वो सुबह का गया शाम को लौटता था। दिन में भी अगर आता तो सिर्फ लंच के लिए। मरियम के बेडरूम को खोलने की ना उसे फुर्सत थी और ना ही जरूरत रही थी। आपस में मशवरा करने के बाद मैं और मोहसिन इस नतीजे पर पहुंचे कि मरियम का बेडरूम मौजूद तरीन जगह हो सकती है, लेकिन उसका फल को खोलना आसान नहीं था जो दरवाजे में महीनों से पड़ा हुआ था। शायद हमारी जगह कोई पेशावर नकबजन होता तो उसके लिए भी ये काम मुश्किल होता। उसके बाद अंदर के ट्रंक और वार्डरोब के ताले खोलने का मरहला था और बज़ाहिर ये काम नामुमकिन नजर आता था। यार मोहसिन, मैंने सोचते हुए कहा, ये सब चाबियां एक ही जगह होंगी? मोहसिन ने इकरार में सर हिलाया। सवाल ये है कि कहाँ? ये कैसे मालूम हो सकता है? मैंने मायूसी से कहा, मुमकिन है उसने चाबियां किसी मेज की दराज में डाल दी हों या कहीं लटका दी हों। इस वक्त हम पूरे घर में चाबियां तो तलाश नहीं कर सकते। मुझे कुछ याद पड़ता है कि चिराग दीन जो चाबियों का गुच्छा उठाए फिरता है उसमें 10-12 चाबियां हैं। उसमें दुकान की चाबियां होंगी और अगर घर की भी होंगी तो इस वक्त वो गुच्छा उसके कोट की जेब में, बेड साइड टेबल पर या तकिए के नीचे कहीं भी हो सकता है। देख लेने में क्या हर्ज है, मोहसिन ने कहा। चिराग दीन तो सोया पड़ा है। खराटों की आवाज तो मुझे भी आ रही है। मैंने इस तजवीज़ के काबिल अमल होने का जायजा लेते हुए कहा, मगर ये बहुत खतरनाक काम होगा। अगर वो जाग उठा तो उसे अंधेरे में नाक आउट कर देने के सिवा फरार की कोई सूरत ना होगी। अगर हम अपने चेहरे छुपा लें तो वो हमें कैसे पहचान सकता है? मोहसिन ने कहा। बिलफर्द महाल वो उठ जाए तो बेशक इस नाकआउट के प्रोग्राम पर अमल करना और उसकी आवाज ना निकलने देना। सुबह होश आने पर वो घर का जब जायजा लेगा तो मुतमईन हो जाएगा कि चोर आए थे लेकिन कुछ लेकर नहीं जा सके। मरियम बाजी का कमरा बदस्तूर मुकफ्फल होगा और चिराग दीन को हर चीज अपनी जगह पर मिलेगी, तब वो खुदा का शुक्र बजा लाएगा। मोहब्बत खान को जागते रहने के अहकामात पर सख्ती से अमल करने की ताकीद करेगा और बहुत किया तो कल से भरा हुआ रिवाल्वर तकिए के नीचे रखकर सो जाएगा कि आज तो होश ही गए थे, कल को जान ना चली जाए। बशर्ते कि कल रात भी चिराग दीन को इसी बेडरूम में सोना नसीब हुआ, मैंने कहा, और उसका क़याम सरकारी मेहमान खाने में ना हुआ तो। चिराग दीन के बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने और मोहसिन ने थोड़ा सा झांक के देखा। चिराग दीन ने करवट ली और उठ बैठा। मुझे यूं लगा जैसे अंधेरे के बावजूद उसने मेरा साया देख लिया हो। मैं और मोहसिन एक साथ पीछे हटे और दीवार से चिपक कर खड़े हो गए। चंद सेकंड बाद बेडरूम से मुल्हिक बाथरूम का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। चिराग दीन दियाबितस का मरीज था, चुनांचे उसको रात के दौरान कई बार उठना पड़ता था। बिजली की तरह एक ख्याल मेरे ज़हन में आया और मैं कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में कालीन बिछा हुआ था और एक नाइट लैंप की मदम रोशनी थी। दरवाजे से बेड तक चंद कदम का फासला मैंने एक सांस में तय किया।
मेरी नजर ने बेड साइड टेबल पर रखी हुई मुख्तलिफ चीजों को अलग अलग देखा। हरकत खड़े रहे। मेरे सामने यादों का एक कब्रिस्तान था जिसमें वक्त का हर गुजरा हुआ लम्हा किसी लूहे मदार की तरह उदास नजर आता था। ऐसा ही उजाला मैंने गुमनाम कब्र के एक खंडर में देखा था जिसके एक गोशे में मुंशी मरहूम उर्फ फोमांचू का बेजान जिस्म फर्शे खाक पर बेगौरो कफन पड़ा था और पुकारता था कि देखो मुझे जो दीदे इबरत निगाह हो और मेरी सुनो जो गोशे नसीहत हो कि वज़ेदारी ने मुझे कार्टून बना दिया है और वफादारी ने मुजरिम। कमरे में उस वक्त की बात गश थी जब ये घर मरियम के दम से आबाद था। वो मरियम जो बहुत दूर बरी के पहाड़ों पर मुसल्लत स्या रात में एक कब्र के नीचे सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई थी और हम जो अजनबी नहीं थे उसकी खलूवत गाह में चोरों की तरह खड़े थे। मुझे यूं लगा जैसे हर सम से मरियम की आंखें मुझे देख रही हैं। मोहसिन के ख्यालात मुझसे मुख्तलिफ ना थे। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे उसकी आंखों में नमी की चमक साफ नजर आई, लेकिन उसने दर्द की लहर को कतरे अश्क को रोके गिरने ना दिया। हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए सिकंदर, वो बोला और मैंने इस बात में सारी लाया। ट्रंक का कफल खोलते ही एक बार फिर मुझे और मोहसिन को अपना दिल पत्थर करना पड़ा। ट्रंक में से खुशबू का झोंका आया जो अभी तक जिंदा थी। मैंने कांपते हाथों से सामान हटाया और मरियम के जाती इस्तेमाल की चीजों में 2 ऐसे डब्बे रख दिए कि मरियम जिंदा होती तो डब्बे के अंदर रखी हुई चीजों को देख कर ही बेहोश हो जाती। इस वक्त मेरे ज़हन में चिराग दीन से इंतकाम की आरज़ू थी पर मरियम की याद गालिब थी और मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं उसकी कब्र पर फूलों की बजाय गलादत बखेरने का गुनाह कर रहा हूँ। फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि मेरा मकसद क्या है और चिराग दीन कौन है। चिराग दीन बारे आस्तीन है जिसने अपने पालने वाले को डसा है। अब उस सांप का फुन ना कुचला गया तो ये फौजिया को भी डस लेगा और शायद ये उसके नामाए आमाल में लिखा जाने वाला एक और जुर्म होगा जिसकी सजा से वो खुद को बिल्कुल महफूज समझता है। इस ख्याल ने मुझे बड़ी तकवीत दी और बाकी काम मैंने अपनी जज्बाती कमजोरी पर काबू पा के चंद मिनट में खत्म कर लिए। मैंने ट्रंक में ताला लगाया और अपने रुमाल से ताले को अच्छी तरह साफ कर दिया। कमरे की हर चीज पर गर्द की तय थी और इस कफल पर मेरे फिंगरप्रिंट नुमायां हो सकते थे। इसे साफ कर देने का एक और फायदा भी हुआ। अब मामूली सी अकल रखने वाला कोई पुलिस अफीसर ये देख सकता था कि इस गर्द आलूद कमरे में ताला बिल्कुल साफ है और आसानी से यह नतीजा अखज़ कर सकता था कि ताला अक्सर खोला और बंद किया गया है, चुनांचे इस पर गर्द नहीं है। तीसरा डब्बा वार्डरूम में कपड़ों के पीछे छुपाकर मैंने कमरे को बाहर से ताला लगाया और अपने रुमाल से दरवाजे के हैंडल तक को साफ कर दिया। अब आखिरी मरहला चाबियों के वापस तकिए के नीचे रखने का था। मैंने मोहसिन से कहा कि वो निकल जाए और रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी हुई टैक्सी में इंतजार करे। उस्ताद टैडी हमारी वापसी में ताखीर से परेशान हो सकता है। मुझे उम्मीद थी कि चिराग दीन एक बार फिर बाथरूम में जाने के लिए जरूर उठेगा और इस मोहलत से फायदा उठा के चाबी फिर तकिए के नीचे रखाना मुश्किल ना होता। मोहसिन के जाने के बाद मैं चिराग दीन के बेडरूम के दरवाजे से लगा खड़ा रहा और इंतजार करता रहा। मुझे ये अंदेशा था कि सुबह होने तक वो ना उठा तो मैं क्या करूंगा, या सुबह के करीब उठकर फिर ना सोया तो यहाँ से कैसे निकलूंगा। फिर मुझे ख्याल आया कि हर सूरत में वो उठते ही तकिए के नीचे चाबियों की मौजूदगी की तस्दीक नहीं करेगा बल्कि पहले बाथरूम ही जाएगा। आधे घंटे बाद एक और गड़बड़ होगी। दूर से आज़ान की आवाज़ हुई और मैंने मोहब्बत खान को कलमा पढ़ के उठते सुना। फिर यूं महसूस हुआ जैसे वो अंदर आ रहा है। मेरे लिए अब छुपने की एक ही जगह रह गई थी। मैं चिराग दीन के बेड के नीचे घुस गया। नीचे से ही मैंने मोहब्बत खान को अंदर आके दरवाजे में रुकते देखा। वो चंद सेकंड खड़ा रहा और फिर सीधा निकल गया। उसी वक्त चिराग दीन ने जमाई ली और उठ के बाथरूम में चला गया। मैंने चाबी तकिया के नीचे रखी और उसके बेडरूम से निकल आया। अब मैं बावर्ची खाने की खिड़की के रास्ते बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन अब वो दरवाजा खुल गया था जिधर से मोहब्बत खान घर में आया था। 1 मिनट बाद मैं बाहर आ चुका था। फाटक के ऊपर से कूदकर सड़क पर आते ही मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मेरी स्कीम का पहला मरहला कामयाबी से तय हो गया था, लेकिन अभी बहुत से मरहले बाकी हैं। मैंने खुद को याद दिलाया और रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। मोहसिन और उस्ताद टैडी बहुत बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे थे। उस्ताद टैडी टैक्सी के बोनेट पर बैठा था और मोहसिन ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। मुझे देखती मोहसिन पीछे वाली सीट पर आ गया और उस्ताद टैडी ने ड्राइवर के साथ वाली सीट पर जगह संभाल ली। अब किधर जाना है बादशाह हो? टैक्सी ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। क्यों उस्ताद? मैंने टैडी से मुखातिब होकर कहा। वो चिराग दीन के दोनों बहनोई कहाँ मिलेंगे? हमने कहा था ना कि सुबह उनको भेजना है। मैंने उसको पलट कर देखने पर आंख मारी। एक तो दाता दरबार के पीछे मोनी रोड की गली में मिलेगा। टैडी ने बात समझने के बाद सोच कर कहा, दूसरे का पता करना पड़ेगा। अच्छा तो पहले मोनी रोड की तरफ चलो, मैंने कहा। 100 तो बाद हो जाए यार सिकंदर आजम। मोहसिन ने मुझसे अंग्रेजी में कहा, दस्तखतों का मसला कैसे हल होगा? मेरा मतलब है उन 5 कागजात पर किसके दस्तखत होंगे? ये मामला ऐसा है बरादर अजीज। मैंने अंग्रेजी के बजाय टूटी फूटी फ्रेंच में कहा कि मैं इस मौजू पर अंग्रेजी में बात नहीं करनी चाहिए। वतन अजीज में तालीम की सूरत हाल ऐसी है कि अनपढ़ नजर आने वाले ग्रेजुएट साबित होते हैं। मेरी फ्रेंच में इतनी फसाहत और बलागत है जितनी गोरों की उर्दू में थी। मोहसिन ने भी फ्रेंच में कहा,
देखिए ना, हम दोनों की जबान दानी में 19-20 का फर्क भी नहीं है। मैंने कहा, हम एक दूसरे की ग्रामर और तलफ़ुज़ की गलतियां माफ कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में राज की बात कहने के लिए आधी अधूरी फ्रेंच से बेहतर और कोई जबान नहीं है। अपने लंदन के 4 साल के क़याम की मुद्दत में हम दोनों ने एक साथ फ्रेंच पढ़ी थी, कुछ खुद कुछ बेकायदा कोर्स करके, लेकिन इस जबान में गुफ्तगू करने की सलाहियत हमने अपने मकतब साथियों और दोस्त अहबाब की मदद से हासिल की थी। अंग्रेज के लिए लातीनी इतनी अहम थी जितनी पहले उर्दू पर उबूर हासिल करने वालों के लिए अरबी थी, लेकिन वो दौर गुजर चुके थे। अब अंग्रेज कोई दूसरी जबान जानते थे तो फ्रेंच बिल्कुल उसी तरह जैसे अपने मुल्क में फारसी की आज भी जरूरत समझी जाती है। 100 के 5 नोटों पर किसी मजिस्ट्रेट के दस्तखत हासिल करना आसान नहीं होगा। मैंने कहा, एंटी करप्शन वालों के पास भी जब तक बाकायदा रिपोर्ट दर्ज ना कराई जाए वो छापा नहीं मारते, और ये बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला केस है। रिपोर्ट ना मैं लिख सकता हूँ ना तू ये काम कर सकता है, रिपोर्ट ना मैं लिख सकता हूँ ना तू ये काम कर सकता है, ना अपना उस्ताद। मेरी समझ में एक ही सूरत आती है कि हम किसी पुलिस इंस्पेक्टर से राब्ता कायम करें और अपना जोरे बयान सर्फ करके यकीन दिलाएं कि मुसम्मी चिरागदीन कोई शरीफ आदमी नहीं है और उसके घर में वाकई खासी मिकदार में मुनशियात का जखीरा है। हमारे जोरे बयान से कायल होके कौन मुश्किल में पड़ना पसंद करेगा। मोहसिन ने नफी में सारी लाया। पुलिस और शरीफ आदमी के घर पर ऐसे छापा मारने लगे तो कोई घर महफूज ना रहे। उनको डर होता है कि कोठी वाला उन पर बाद में हित की इज्जत और हर जाने के मुकदमा दायर कर देगा तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। ये काम मुश्किल जरूर है मोहसिन, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैंने कहा, जोरे बयान ना चला तो जरे नकद चलेगा। हम किसी पुलिस इंस्पेक्टर की जानत पर भी भरोसा कर सकते हैं। वो मुजरिमों को पकड़ने के मामले में जितने कुंज़ेहन नजर आते हैं, किसी को मुजरिम बनाने में अपनी जानत से उतना ही कमाल दिखाते हैं। आदमी को फांसने के तरीके वो खुद ईजाद कर लेते हैं। एक तरकीब मेरे जहन में आती है, मोहसिन ने कहा। छापा मारना तो कानूनी मसला है और उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसमें हम मुदाखला नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस किसी को सरेराह मुनशियात फरोख्त करते पकड़े तो ये उनके दायरे इख्तियार में है और उसके बाद खाने तलाशी के इंतजामात वो खुद कर सकते हैं। सरेराह का मतलब है घर से बाहर, और बाहर का मतलब ये नहीं कि सड़क पर या बाजार में। घर की हदूद से निकलने के बाद कोई वाकया दरवाजे से 1 फुट दूर भी पेश आए तो ये घर से बाहर की बात है। चश्मे बदूर, मैंने मोहसिन के हाथ पर हाथ मारा। तूने इस वक्त जानत का बेमिसल मुजाहरा किया है। खरीदार अगरचे चिरागदीन के घर में दाखिल ना हो और गेट से बाहर ही खड़ा रहे तो चिरागदीन उसे वो पैकेट बाहर आकर देने पर मजबूर हो जाएगा। जैसे ही खरीदार रकम अदा करे, इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार कर ले। अब सवाल यह है कि इस मकसद के लिए किसी इंस्पेक्टर की खिदमात हासिल की जाए। हमारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, ये काम तो मुतलका थाने का कोई इंस्पेक्टर ही कर सकता है, मोहसिन ने कहा। मैंने टैक्सी ड्राइवर को वापस होने के लिए कहा। वो थोड़ा सा हैरान जरूर हुआ लेकिन परेशान नहीं हुआ। उसे रात भर का मुआवजा तवक्को से ज्यादा मिल गया था और हमारी फ्रांसीसी उसको ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि हम गैर मुल्की हैं। मेरी हिदायत के मुताबिक गाड़ी थाने की हदूद से कुछ फासले पर ठहर गई। मैंने मोहसिन की बजाय ये काम खुद करने का फैसला किया। मैं उतर के वापस किया और 50 कदम चल के मोड़ काटते ही थाने में दाखिल हो गया। थाने का सारा अमला रात भर तफ्तीश में मसरूफ रहने के बाद अब आराम में मसरूफ था। हवालात की हानि सलाखों के पीछे शब गजीदा मुल्जमान एक ही जैसी हालत में पड़े हुए थे। SHO का कमरा खाली था। दूसरे कमरे में 2 अफराद चारपाइयों पर सोए पड़े थे जो यकीनन अमले में शामिल थे, मगर बुनियान और धोती या एक जैसी मूंछों से उनके ओहदे का अंदाजा नहीं होता था। मुहर्रर दोनों पर कुर्सी रखे मुराकबे की हालत में था। मैंने कंधे हिलाकर उसे होशियार किया और पूछा, थाने में कोई इंस्पेक्टर क्यों नहीं है, और है तो नजर क्यों नहीं आता? कमाल है भाई, मुहर्रर ने दखल दर माकूलात के अलावा मेरे सवाल को गुस्ताखी समझते हुए कहा। मैं क्या बताऊं कि क्यों नहीं है? अफसर लोग हैं, किसी के बाप के नौकर तो नहीं है, अपनी मर्जी से आते जाते हैं। मर्जी के बच्चे। मैंने मुहर्रर को कुर्सी पर से उठा के जमीन पर खड़ा कर दिया। मालूम है मैं कौन हूँ? मुहर्रर इस सलूक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो मुंझका रह गया और फौरन संभल गया। उसने ये बात तस्लीम कर ली थी कि थाने में ऐसी जुरात का मुजाहरा करने वाला और इस लहजे में गुफ्तगू करने वाला या तो कोई मजिस्ट्रेट हो सकता है या कोई नया पुलिस ऑफिसर। SI शेख सैयद इकराम शेख ड्यूटी पर है जनाब। मुहर्रर ने अटेंशन होकर कहा। अभी सिगरेट लेने गए हैं? SI शेख, मैंने तलखी से जेरे लब मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारा मतलब है कि सिगरेट खरीद के पीते हैं? मुहर्रर का रंग उठ गया। हम तो मातहत हैं सरकार, ऑफिसर को क्या बोलें कि हराम मत लो। खुद कभी किसी से लेकर बीड़ी भी पी हो तो आप मालूम कर लें। जो बात मुझे मालूम करनी थी मालूम हो गई थी। मैंने सारी लाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं भी कुछ देर में फिर चक्कर लगाऊंगा, मैंने घड़ी देकर कहा और थाने की हदूद से बाहर आ गया। मुहर्रर में अब इतनी हिम्मत ना थी कि वह मुझसे मेरे बारे में कोई सवाल करता। मैं गेट से कुछ फासले पर रुक कर इंतजार करने लगा। अगर शेख साहब से बाहर ही मुलाकात हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, मैंने सोचा।
डबल एसआई शेख साहब 15 मिनट बाद नमूदार हुए। वो मेरे सामने से गुजरकर थाने में दाखिल होने की नीयत से बड़ा ही था कि मैंने उसे नाम से पुकारा। वो चौंक कर रुका और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आया। कौन हो तुम? वो अपनी बैठी हुई आवाज में बोला। तुमने मुझे पहले कहीं नहीं देखा है, मैंने कहा। ना थाने में, ना अदालत में, ना जेल में। मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। तुम्हें किस हद तक फायदा हो सकता है इसका इन्हिसार तुम्हारी हिम्मत और सलाहियत पर है। मैं जरा मोटी अकल का आदमी हूँ, वो बोला। ऐसे घुमा फिरा कर बात मत करो। तुम्हारे इलाके में एक शख्स मुनशियात का कारोबार कर रहा है, मैंने बेनियाजी से कहा। अभी तक उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। मैं उस शख्स को पकड़वाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम उसे गिरफ्तार करके माल बरामद करने में कामयाब रहे तो फायदा तुम्हें जरूर होगा। ये कारनामा तुम्हारे रिकॉर्ड पर आ जाएगा। हाँ, सब इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन तुम मेरा फायदा क्यों चाहते हो? तुम्हारी कोई दुश्मनी है उस शख्स से? हाँ, वो एक बार मेरी बीवी को वरगला कर ले गया था। मैंने दूसरी शादी कर लिया है, अब वो दूसरी को भी ले जाना चाहता है। तो ये बात है। थानेदार ने यूं सारी लाया जैसे पूरा मसला समझ लिया हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? अगर तुम उसको गिरफ्तार करना चाहो तो मैं हर सबूत एक शर्त पर फराहम कर सकता हूँ, मैंने कहा। मैं बिल्कुल सामने नहीं आऊंगा। मैं 2 अफराद को उसके पास भेजूंगा जो उससे माल खरीदते हैं। तुम उसे ऐन वक्त पर पकड़ सकते हो, लेकिन इस किस्म का छापा मारने के लिए मजिस्ट्रेट का साथ होना जरूरी है, सब इंस्पेक्टर बोला। तुम्हें उसके घर पर छापा नहीं मारना है, मैंने कहा। उसे सड़क पर से गिरफ्तार करना है। ठीक 9 बजे मैं गाहक को उसके पास भेज सकता हूँ, जो पुलिस के लिए मुखबरी भी करता है। उसी वक्त दूसरा गाहक भी पहुंचेगा जो अक्सर उससे माल लेता रहता है। अगर तुम मुझे 100 के 5 नोटों पर दस्तखत करके दे दो और 9 बजे से पहले अपने आदमी सादा कपड़ों में दरवाजे के पास खड़े कर दो तो तुम उन तीनों को पकड़ सकते हो। वो शख्स माल देने के लिए बाहर निकलेगा। जैसे ही वो माल देकर नोट जेब में डालेगा, तुम उसे घेर लो और अंदर मत जाने दो। तुमने एक मुजरिम को सरेआम मुनशियात फरोख्त करते देखा। इसकी इतला तुम्हें किसी ने टेलीफोन पर दी थी। दोनों खरीदार तुम्हारे गवाह होंगे और आसानी से एतराफ़े जुर्म कर लेंगे। मुनशियात फरोख्त करने वालों के हलके में दोनों मशहूर हैं। उसके बाद तुम घर पर छापा मारने और खाने तलाशी के वारंट लेने का इंतजाम खुद कर सकते हो। मुझे तुझसे एक बदला लेना है। तुम सोच लो कि यह बहुत बड़ा कारनामा होगा। नोट निकालो। सब इंस्पेक्टर ने फौरन फैसला कर लिया, ये घाटे का सौदा नहीं है।